नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप कि मोदी सरकार ने संसद में मुद्दे को उठाने का मौका दिया ही नहीं, तो मोदी सरकार की आखिर पोल खोलते कैसे। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यह महापुरुष लक्षद्वीप जाकर फोटो खिंचवाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर कहा हमला और कहा इनके पास फोटो खिंचवाने का समय है लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सत्यपाल मलिक और कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर के जताई चिंता और वीवीपैट को पर्चियों की गिनने की कर दी है मांग, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी को काले झंडे दिखाने की धमकी, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे लेकिन प्रधानमंत्री खालिस्तान और साइबर सिक्योरिटी जैसे 4 विषयों पर हुई चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो काला झंडा दिखाया गया। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम के नाम पर देश की जनता से धोखा, बैलेट पेपर से हो चुनाव, एक बड़ी मांग आई है सामने। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से करवाने की हो रही है मांग। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी प्रश्न उठा हुआ है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, सरकार ने संसद में मुद्दे को उठाने का मौका ही नहीं दिया। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है क्योंकि सरकार ने उसे संसद में मुद्दे उठाने का मौका ही नहीं दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और यह यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें शामिल लोग बसों से और पैदल यात्रा भी करेंगे। खड़गे ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों को भी मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने पहले कहा था कि पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले की, दक्षिण से उत्तर भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही प्रभावशाली और परिवर्तनकारी साबित होगा। खड़गे ने कहा, कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है क्योंकि सरकार ने हमें संसद में अपने मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया है। इस मंच के जरिए हम लोगों की बात सुनेंगे और अपने मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले आयोजित की जा रही यात्रा 66 दिन में 110 जिलों, 100 लोकसभा क्षेत्रों और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसकी शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हर जगह बोलने वाले तथा फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री ने अभी तक इस हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर उठा दिया है बड़ा प्रश्न और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ा झटका देगी और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मणिपुर जाना ही चाहिए था मोदी को? एक बार हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यह महापुरुष लक्षद्वीप जाकर फोटो खिंचवाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते, कांग्रेस अध्यक्ष का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लोग लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में जाकर के या स्विमिंग करने फोटो सेशन कराते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिर का, वहां जाकर फोटो निकलवाते हैं, कभी केरल में निकाल लेते हैं तो कभी मुंबई में जाकर निकाल लेते हैं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी पर जगह जगह जाकर नए नए अपने वस्त्र पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, यह महापुरुष जो मोदी जी हैं वो आखिर मणिपुर क्यों नहीं जाते? जी हाँ दोस्तों, यहाँ लोग मारे गए हैं, जहाँ महिलाओं का रेप किया गया,
जहां लोग ठंड में मर रहे हैं, वहां उनका हाल चाल पूछने के लिए मोदी जी अभी तक क्यों नहीं गए हैं? तो दोस्तों, क्या वह देश का हिस्सा नहीं है मणिपुर? क्या लक्षद्वीप जाकर पानी में ठहरते हो? क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझ नहीं सकते हो? तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा प्रश्न उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि पानी के नीचे जाकर के आप फोटो खिंचवाने का समय है आपके पास, सारे काम करने का समय है आपके पास, लेकिन मणिपुर में जाकर के वहां से लोगों को मिलने का समय आपके पास नहीं है। क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर एक बार जाना चाहिए? और आखिरकार मणिपुर भी देश का हिस्सा है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक और कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर के जताई चिंता, वीवीपैट पर्ची की गिनती की मांग की। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को कहा कि उनको डर है कि जब तक मौजूदा स्वरूप में ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने इसी के साथ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की भी मांग की है। भाजपा सरकार के मुखर आलोचना रहे मलिक ने राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल के यूट्यूब कार्यक्रम दिल से पर बातचीत में कहा, विपक्ष को चुनाव में ईवीएम में इस्तेमाल को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस मामले को क्यों नहीं देख रहा है, क्योंकि वह दबाव में है। तो दोस्तों, यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई विपक्षी नेताओं ने ईवीएम की कार्य प्रणाली की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया है और मांग की है कि वोटर वेरीफाइड पेपर यानी कि वीवीपैट पर्ची मतदाताओं को सौंपी जाए जो उन्हें अलग डिब्बे में डाले। ईवीएम पर जयराम रमेश की चिंता को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव में ईवीएम के उपयोग को लेकर के पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। सिब्बल ने सवाल किया कि क्या भाजपा को अपने ही अनुमानित सीटें मिलने की चिंता है? इसके जवाब में मलिक ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक यह मशीन प्रणाली खत्म नहीं हो जाती, तब तक भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। विपक्ष को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग संदेह जताने वाले से पूछ रहा है कि ईवीएम में हेराफेरी कैसे किया जा सकता है। इस पर मलिक ने कहा कि कई लोगों ने ऐसा किया है और दावा किया है कि उन्हें एक आदमी को ऐसा करते देखा है। मलिक ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि चुनाव आयोग की उक्त मांग गलत है। जब हमें इस पर संदेह होता है और संदेह है तो आप मतपत्र से आखिर चुनाव कराते क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न आ गया है कि आखिरकार मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन मतपत्र से चुनाव कराना क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि मतपत्र से अगर चुनाव हुआ तो मोदी सरकार हार जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024 जो है मतपत्र से होना चाहिए? तो कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी को काले झंडे दिखाने की दी गई धमकी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे थे कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कॉन्फ्रेंस में खालिस्तानी आतंकवादी, साइबर सुरक्षा और कानून में बदलाव की जरूरत और कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हो रही थी। और मोदी जी ने यहाँ हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात कर रहे थे। उसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने लगे और यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को काले झंडे दिखाने की धमकी देने लगे लोग। और पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को नजरबंद कर दिया गया, जिसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से पूरा देश जो है वो परेशान है और जयपुर में एक आदमी ने जो है वो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को काले झंडे दिखाने की दी धमकी, जिसको लेकर के उस आदमी को नजरबंद कर दिया गया पुलिस द्वारा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 से पहले जो महंगाई है, बेरोजगारी है, काले कानून जो मोदी सरकार बना रही है और मोदी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके जवाब में जनता खड़ी होगी और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा धर्म की राजनीति पर उतर गई है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी या मोदी की होगी हार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम के नाम पर देश की जनता से धोखा, बैलेट पेपर से हो चुनाव। जी हां दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि ईवीएम के नाम पर मोदी सरकार जो है या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता के साथ कर रही है धोखा और आखिरकार बैलेट पेपर से चुनाव आखिर कराना क्यों नहीं चाहती है। दोस्तों, आपको पता चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान साझा करते हुए ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से गैर सूचीबद्ध कंपनी से
निजी इंजीनियर हायर करने पर एतराज जताया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट को एक्स पर साझा करते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने लिखा कि निजी इंजीनियर कंपनी जो कि चुनाव आयोग के पैनल पर लिस्टेड भी नहीं है, उसे हायर किया जा रहा है। यह पूरी ईवीएम प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। पवन बंसल ने कहा कि क्यों ना बैलेट पेपर से ही हो 2024 के लोकसभा चुनाव करवाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत की भोली भाली जनता के साथ ईवीएम के नाम पर धोखा नहीं होने देंगे। बंसल ने कहा कि 2024 में बदलाव का वर्ष है और जनता बदलाव चाहती है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और विकास ठप होने से त्रस्त है, इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इस बार के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठ चुका है, क्योंकि यहाँ पर भारत देश की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और पूरे देश के विकास को लेकर। क्योंकि हिट एंड रन काला कानून ला करके काला कानून ला करके मोदी सरकार वैसे ही फंस चुकी है और पूरे देश के चक्के जो है वो जाम हो चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इसको लेकर के आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि महंगाई की मार सिर्फ आम जनता झेलती है, पैसे वालों, व्यापारियों और मंत्रियों को फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं को सुरक्षा और युवाओं को रोजगार दे सरकार, भाजपा के रामचरितमानस पाठ पर बोली डिंपल यादव। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि देश में सनातन धर्म और रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद बयान आया है, उसके खिलाफ यूपी में बीजेपी रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करेगी। इसको लेकर के जब समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुर से सांसद डिंपल यादव से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार में बैठी बीजेपी को लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। डिंपल ने मैनपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भाजपा लोगों के हित के लिए सरकार में आई है, उनको विचार करना चाहिए कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित कैसे रहेंगी। वह जब गांव-गांव जाएं और वहां युवाओं की भारी संख्या देखे तो उनको रोजगार कैसे मिले, इस पर सोचे। जब वह किसानों की बदहाली देखे तब उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि आवारा पशुओं के सवाल पर कोई हल निकलता है या नहीं निकलता है। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद ने आगे कहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जहां पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बच्चों की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा है, इन मूलभूत सुविधाओं को जनता को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वह सरकार में है। उनका धर्म और इस समय की लगातार लोगों को सुविधा और नौकरी दे, खुशहाली का वातावरण बनाए और प्रदेश में जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि वह पूर्ण विचार करें कि सही मायने में वह देश की प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा दे और युवाओं को रोजगार दे, भाजपा सरकार पर बरसी है डिंपल यादव और घेरते हुए कहा है कि मोदी सरकार फेल हो चुकी है और इंडिया गठबंधन आएगी और महंगाई बेरोजगारी को कम करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर का खेल, दिल्ली से भाजपा को घेरने के लिए लल्लन का डैमेज कंट्रोल प्लान V+Y दाव में मिशन होगा सक्सेसफुल। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि जेडीयू सांसद और पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने ऐसा चाल चली है कि मुंगेर लोकसभा से सिर उठाने की कोशिश कर रही बीजेपी को जोर का झटका लगा है। जेडीयू के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर के हुए घमासान के बीच लल्लन सिंह ने बड़ी चालाकी से खुद को सेट करने की कोशिश की है। इसका सीधा फायदा भी लल्लन सिंह को मिलते दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड में जब राष्ट्र अध्यक्ष पद को लेकर के ड्रामा जब फुल ऑन था, तब लल्लन सिंह अपनी बाजी खेल रहे थे। तब लल्लन सिंह बार बार कहीं कह रहे थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करनी है और राष्ट्र अध्यक्ष जैसे बड़े पद के साथ चुनावी तैयारी मुश्किल है। उधर मीडिया से जेडीयू के सूत्र परोस रहे थे कि लल्लन सिंह से पार्टी के वफादार काफी नाराज थे, यह लोग उन्हें पूरा अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे। आरोप यह लगाया गया था कि लल्लन सिंह का कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार सही नहीं था और वह पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। वजह यह बताया गया कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार को हटाना, तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे। इसके लिए विधायकों को तोड़ने के लिए अपने विश्वसनीयों को लगाया भी, पर जो संख्या सरकार को बनाने के लिए जरूरी थे वह कर भी वैसा नहीं हो सका। लेकिन
दोस्तों यहाँ पर खेल हो गया उल्टा और मुंगेरी का खेल दिल्ली से और बीजेपी को घेरने के लिए लल्लन सिंह का डैमेज कंट्रोल प्लान आ चुका है सामने और B+Y दाव से मिशन होगा सक्सेसफुल और भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा 2024 में कौन जीतेगा? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस ने निकाला पदयात्रा। हरीश रावत ने कहा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, सरकारी विभाग में खाली पड़े हैं 93,000 पद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने आज देहरादून में पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी कॉर्नफ्लेक्स से पदयात्रा का शुभ आरंभ किया गया, जहां राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा की शुरुआत की। जो पदयात्रा राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स शुरू होकर घंटाघर और राजपुर रोड होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार सरकारी विभागों में खाली पदों को भी नहीं भर पा रही है। दोस्तों उत्तराखंड में सरकार के सरकारी पद खाली है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार या फिर कहें कि भाजपा की सरकार जो है उस पद को भी नहीं भर पा रही है और बेरोजगारी का जो दर है उत्तराखंड में वो बहुत बेकार है। दोस्तों बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस ने निकाल डाला पदयात्रा, जिसको लेकर के उत्तराखंड में भाजपाइयों की उड़ गई है नींद और खलबली मच गई है भाजपाइयों की, क्योंकि अगर बेरोजगारी और महंगाई ऐसे रही तो उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी हद से ज्यादा है? तो कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंह चौहान से लिया जा रहा है बदला, जीतू पटवारी ने भाजपा पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो घोषणा की थी उन्हें पूरा करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पूरा करेंगे। और जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र को रामायण और गीता बताया था, सीएम को बयानबाजी नहीं बल्कि काम करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, कलम चलाने से ही जनता को लाभ मिलेगा। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं। चुनाव शिवराज सिंह के चेहरे पर लड़ा गया था और सीएम किसी और को बना दिया गया, या तो धोखा किया गया पूर्व सीएम के साथ। दोस्तों यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा ने किया धोखा और मध्य प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर और जीतू पटवारी ने साफ साफ कहा है कि भाजपा के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और उनके ही फेस पर लड़ा गया था चुनाव, और अगर भाजपा चुनाव जीत भी गई तो शिवराज सिंह चौहान के साथ धोखा क्यों किया? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा खुद के नेताओं के साथ धोखा कर रही है? वो जनता के साथ क्या वफादारी करेगी? और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को होना चाहिए था मुख्यमंत्री, ना कि किसी और को। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भाजपा के लिए अलर्ट, तेजस्वी ने 4 जिले में किया बड़ा फेरबदल, लालू के पाले में भारी संख्या में युवा नेता। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गया छोड़ 4 जिलों में युवा राजद के 4 नए अध्यक्ष और प्रधान महासचिव की नियुक्ति की है। पार्टी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि गया में जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक प्रधान महासचिव ही अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता रंजन जायसवाल सहित कई युवा नेताओं ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आरजेडी में इन तरह से भारी संख्या में युवाओं नेताओं के आने से भाजपा के लिए अलर्ट माना जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और बिहार में भाजपा के लिए अलर्ट, और तेजस्वी ने 4 जिले में किया बड़ा फेरबदल और लालू के पाले में भारी संख्या में युवा नेता, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव और वहां पे आरजेडी जेडीयू या कहें कि इंडिया गठबंधन हुआ है बिहार में मजबूत। और लोकसभा चुनाव 2024 में अगर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता है तो भाजपाइयों की उड़ जाएगी नींद और भाजपा और मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका।
का। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो होने वाला है उसमें बड़े बड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हिट एंड रन जैसे काले कानून, किसान के काले कानून जैसे बड़े बड़े मुद्दे होंगे। और यहाँ पे जो धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा सरकार, राम मंदिर की राजनीति कर रही है भाजपा सरकार, ये सब बगल हो जाएंगे, क्योंकि धर्म जो है वो राजनीति करने की चीज नहीं है। और जिस चीज पे राजनीति होनी चाहिए उस पर राजनीति भाजपा सरकार करना नहीं चाहती। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।